हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज जय सिंह। आज की वीडियो हम जानेंगे किस तरह से एक अच्छा वर्कआउट प्लान डिजाइन किया जाता है। ये टॉपिक हमारे इस फिटनेस कोर्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो मेक श्योर यहाँ पर आप इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। वर्कआउट प्लान कैसे बनाते हैं, एक अच्छे वर्कआउट प्लान को किस तरह से डिजाइन किया जाए, इसके बारे में सैकड़ों कमेंट्स मुझे अपने चैनल पर देखने को मिले हैं। सो यहाँ पर आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप एक एक बारीकियाँ सीखेंगे कि किस तरह से एक अच्छा वर्कआउट प्लान डिजाइन किया जाता है। यहाँ पर अगर आप एक फिटनेस ट्रेनर है या ट्रेनर बनने वाले हैं तो यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियरली बता दूं, यह जो वर्कआउट प्लान डिज़ाइन करने का जो आर्ट होता है, जो एक कला होती है, यही डिफरेंस पैदा करती है एक नॉर्मल ट्रेनर में और एक ग्रेट ट्रेनर में। सो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अब डायरेक्टली आते हैं वीडियो के मेन बात पे कि किस तरह से एक अच्छा वर्कआउट प्लान डिज़ाइन किया जाए। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियरली बता दूँ, अगर आप एक अच्छा वर्कआउट प्लान डिज़ाइन करना सीखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको दो चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें से पहला है पीरियोडाइजेशन और दूसरा होता है शेड्यूलिंग। यहाँ पर हमारे इस फिटनेस कोर्स में जो पीरियोडाइजेशन है, जो शेड्यूलिंग है, ये दो अलग अलग चैप्टर हैं और काफ़ी बड़े चैप्टर हैं। अगर आप इन दोनों चैप्टर को मास्टर कर लेते हैं, अच्छी तरह से सीख लेते हैं, तो आप इस दुनिया में किसी भी इंसान का एक अच्छा बेहतरीन वर्कआउट प्लान डिज़ाइन करना सीख जाएंगे। हम अपने आज की वीडियो में इन दोनों चैप्टर्स के बारे में एक जनरल सा इंट्रोडक्शन जानेंगे कि ये दोनों होते क्या हैं और इसके अंदर हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें हमको देखने को मिलेगी। और जो आगे आने वाले वीडियोस हैं, उन वीडियोस में हम इन दोनों चैप्टर्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे ताकि हम हर एक चीज़ को बारीकी से समझ सकें और उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके एक अच्छा वर्कआउट प्लान डिज़ाइन कर सकें। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे यह पीरियोडाइजेशन क्या होता है। तो यहाँ पर जो ये पीरियोडाइजेशन है, इट इज़ अ सिस्टमैटिक प्लानिंग ऑफ ट्रेनिंग। कहने का मतलब जब आप एक व्यवस्थित तरीके से अपनी ट्रेनिंग को प्लान करते हैं तो इसी को हम बोलते हैं पीरियोडाइजेशन। ये जो पीरियोडाइजेशन वर्ड है, यह निकल के आया पीरियड वर्ड से। पीरियड कहने का क्या मतलब होता है? यह होता है समय, अवधि, एक ड्यूरेशन को हम पीरियड बोलते हैं। यह एक टाइम रिलेटेड कॉन्सेप्ट होता है। तो इस पीरियोडाइजेशन के अंदर हम अपने ट्रेनिंग के अलग अलग पर्टिकुलर फेजेस को प्लान करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम आज के दिन क्या करेंगे, हम इस हफ्ते क्या करेंगे, हम इस महीने क्या करेंगे, हम अगले महीने क्या करेंगे, हम किस तरह से अपनी ट्रेनिंग को आगे बढ़ाएंगे ताकि हम अपने टारगेट को अचीव कर सके। फॉर एग्जांपल, आपको 3 महीने के अंदर अपना फैट लॉस करना है, तो इस 3 महीने को आप कैसे प्लान करेंगे, यही कहलाता है पीरियोडाइजेशन। यहाँ पर आपको प्लान करना है कि आप 3 महीने के अंदर पहले महीने में क्या करेंगे, उस पहले महीने के अंदर जो 4 हफ्ते आते हैं उनमें क्या करेंगे, उन हर हफ्तों के अंदर जो दिन आते हैं उसमें आप क्या परफॉर्म करेंगे और किस तरह से आप अपने टारगेट को हिट करेंगे ताकि आपका जो गोल है कि आप फैट लॉस कर सके 3 महीने के अंदर जितना भी आपने चाहा। फॉर एग्जांपल, आपका 20% फैट परसेंटेज है, उससे आपको 15% तक आना है बॉडी फैट परसेंटेज के। तो किस तरह से आप इन 3 महीने की ट्रेनिंग को अलग अलग हिस्सों में प्लान करेंगे, अलग अलग फेजेस में बांटेंगे, अलग अलग पर्टिकुलर्स में बांटेंगे ताकि आप अपने इस जो टारगेट आपने डिसाइड किया उसको हिट कर सके। तो इसी सब की प्लानिंग को ही हम बोलते हैं पीरियोडाइजेशन। और यहाँ पर अगर इस पीरियोडाइजेशन के और डेप्थ में बात करें कि एग्जैक्टली इसके अंदर होता क्या है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो हमारे यहाँ पीरियोडाइजेशन होता है इसको 4 अलग अलग फेजेस में बांटा जाता है, जिसमें से पहला होता है प्रिपरेटरी फेज, दूसरा फेज होता है एडवांस्ड फेज, तीसरा फेज होता है ट्रांजिशन फेज और चौथा फेज होता है ऑफ सीजन। और यहाँ पर जो हमारे इस पीरियोडाइजेशन के जो चारों फेज हैं, इनमें से जो ऊपर के 2 फेज हैं, प्रिपरेटरी फेज और एडवांस्ड फेज, इसके अंदर भी 2-2 फेज होते हैं। जहाँ पर प्रिपरेटरी फेज होता है, इसके अंदर 2 फेज क्या होते हैं, एक पहला होता है जनरल फेज और दूसरा होता है स्पेसिफिक फेज। और वहीं जो एडवांस्ड फेज है, इसके अंदर भी 2 फेज होते हैं, जो कि है पहला होता है मैक्स फेज और दूसरा होता है कन्वर्जन फेज। और फिर यहाँ पर जो आपको तीसरा दिख रहा है ट्रांजिशन फेज, इसके अंदर एक ही फेज होता है जहाँ पर हम एक जनरल मेंटेनेंस करते हैं। और जो चौथा है ऑफ सीजन, यहाँ पर हम कंप्लीट बॉडी को रेस्ट देते हैं। तो यहाँ पर इस पीरियोडाइजेशन में आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पर आप बिल्कुल भी मत घबराइए, हम एक एक चीज़ को, हर एक अलग अलग जो छोटे छोटे टॉपिक हैं उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे ताकि आपको हर चीज़ अच्छी तरह से समझ में आए और आप इन सब का यूज़ करते हुए एक इफेक्टिव बेहतरीन प्लान डिज़ाइन करना सीख जाएं। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ को इंप्रूव करना है इस पीरियोडाइजेशन की मदद से। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारा टारगेट क्या है, हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ को इंप्रूव करना है। और मान लीजिए यहाँ पर आपके पास 3 महीने का टाइम है, 3 महीने में आपको अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ को इंप्रूव करना है। तो किस तरह से आप इस पीरियोडाइजेशन का यूज़ करते हुए अपनी ट्रेनिंग को प्लान करते हैं, उसको समझ लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आप देख रहे हैं कि पीरियोडाइजेशन में 3 मेन चीज़ें होती हैं, जिसमें से पहली है
मैक्रो साइकिल। मैक्रो कहने का मतलब होता है बड़ा, ठीक है, इसलिए यहाँ पर लिखा है बिग प्लान। ये जो मैक्रो प्लान होता है ये कई महीने को होता है, इसके आगे मंथ लिखा है, मतलब यह 3 महीने का हो सकता है, 6 महीने का हो सकता है, 12 महीने का हो सकता है, ये काफी बड़ा प्लान है, ठीक है। इस मैक्रो साइकिल के अंदर आता है मेसोसाइकिल। ये जो मेसोसाइकिल होता है ये एक मीडियम प्लान होता है। मीडियम प्लान कहने का मतलब ये कई हफ्तों तक चलता है, इसलिए यहाँ पर लिखा है वीक्स, मतलब 2 हफ्ते का हो सकता है, 3 हफ्ते का हो सकता है, 4 हफ्ते का हो सकता है, अप टू 8 वीक्स, 8 हफ्ते तक का यह मेसोसाइकिल हो सकता है, ठीक है। वहीं इसके अंदर आता है तीसरा चीज जो कि है माइक्रोसाइकिल। यहाँ पर माइक्रो कहने का मतलब होता है छोटा, तो इसके आगे आप देख पा रहे हैं मैंने लिखा है स्मॉल प्लान, ये छोटा प्लान होता है, या दिनों के हिसाब से होता है, डेज लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यह 1 हफ्ते के अंदर आपको किस तरह से अपना डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7 परफॉर्म करना है, वह इसके अंदर आता है। यह एक वीकली शेड्यूल होता है, ठीक है। 1 हफ्ते के अंदर आप किस तरह से अपनी ट्रेनिंग को डिवाइड करते हैं वो आता है इस माइक्रोसाइकिल में, ठीक है। 1 हफ्ते के अंदर 7 दिन होते हैं, इसलिए यह 7 दिनों का प्लान होता है, वीकली शेड्यूल होता है। तो इस तरह से पीरियडाइजेशन को अप्लाई करते हैं। यहाँ पर आपको एक टारगेट फिक्स करना पड़ता है कि आप क्या चाहते हैं, आप स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हैं, आप फैट लॉस करना चाहते हैं, आप मसल गेन करना चाहते हैं, आप एब्स बनाना चाहते हैं, तो कोई आप एक टारगेट पिक करते हैं। फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, टाइम ड्यूरेशन फिक्स करते हैं कि कितने महीने आप इसको दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल 3 महीने देंगे आप इसको, 6 महीने देंगे कि 1 साल देंगे, तो ये 1 साल तक का प्लान हो सकता है, ठीक है। और फिर यहाँ पर जब आपका ये टाइम ड्यूरेशन फिक्स हो जाता है कि कितना टाइम आप डिवोट कर सकते हैं अपने इस टारगेट को अचीव करने के लिए, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है इस तरह की प्लानिंग। यहाँ पर आपको 3 स्टेप में इसको प्लान करना पड़ता है, जिसमें से मैक्रो साइकिल है जो कि बड़ा प्लान है जो कई महीनों तक चलता है। फिर दूसरा स्टेप आता है मेसो साइकिल जो कि छोटा प्लान होता है, एक मीडियम प्लान होता है जो कई हफ्तों का होता है। फिर इसके अंदर आता है माइक्रो साइकिल जो एक वीकली शेड्यूल होता है, जो दिनों के हिसाब से होता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आपको क्या परफॉर्म करना है उसके हिसाब से होता है। तो इस तरह से पीरियडाइजेशन को अप्लाई किया जाता है ताकि आप अपने एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर अपने टारगेट को अचीव कर सकें, हिट कर सकें। अभी यहाँ पर आपने पीरियडाइजेशन के साइकिल का एक ओवरव्यू देखा। अब यहाँ पर पीरियडाइजेशन के जो फेजेस होते हैं उसका एक ओवरव्यू देख लीजिए। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे हमारा टारगेट क्या है कि स्ट्रेंथ हम गेन करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पीरियडाइजेशन के अंदर 4 फेजेस होते हैं, जिसमें से पहला फेज होता है प्रिपरेटरी फेज, दूसरा फेज होता है एडवांस्ड फेज। इस एडवांस्ड फेज को हम कभी कभार कॉम्पिटिटिव फेज भी बोला जाता है, ठीक है, तो इसके नाम से कंफ्यूज मत होइएगा आपका। अब यहाँ पर तीसरा फेज आता है ट्रांजिशन फेज और चौथा फेज आता है ऑफ सीजन, ठीक है। तो हमारे पीरियडाइजेशन में यही चारों फेजेस होते हैं। अब क्या होता है, जैसे कि हम जानते हैं अभी हमारा टारगेट क्या है कि हम स्ट्रेंथ गेन करना चाहते हैं और हमने जो टाइम ड्यूरेशन डिसाइड किया है वह है 3 महीने। 3 महीने में लगभग 12 हफ्ते होते हैं, ठीक है। तो 12 वीक्स का हमारे पास टाइम है। तो यहाँ पर किस तरह से इनमें इनको डिवाइड करेंगे ताकि हम ये स्ट्रेंथ अचीव कर सकें। तो यहाँ पर इसके लिए हमको सबसे पहले जाना पड़ेगा अपने प्रिपरेटरी फेज में। प्रिपरेटरी के जैसे कि आप नाम से ही समझ पा रहे हो, एक प्रिपरेशन करनी होती है, एक तैयारी करनी होती है इस फेज के अंदर। यहाँ पर आपके बॉडी को तैयार किया जाता है कि हमारी बॉडी वो जो स्ट्रेस आने वाला है इस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का उसको झेल सके, ठीक है। तो इस प्रिपरेटरी फेज के अंदर 2 फेजेस होते हैं, जिसमें से पहला होता है जनरल फेज। अब यहाँ पर इस जनरल फेज में क्या होता है कि जो आप एक्सरसाइज जिम के अंदर परफॉर्म करने वाले हैं हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए उसका सही फॉर्म सिखाया जाता है, आपको उसकी सही टेक्निक सिखाई जाती है। जिम के अंदर जो मशीन है जिसमें आप वो एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे जिससे आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, उसके साथ एक कोऑर्डिनेशन आपका बैठाया जाता है। उस मशीन के साथ आप कंफर्टेबल हो सके, बड़े आराम से उसको परफॉर्म कर सके, उसको ऑपरेट कर सके, वो सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। और ख़ास तौर से इस जनरल फेज में हमारी बॉडी की मोटर एबिलिटीज़ को डेवलप किया जाता है। मोटर एबिलिटीज़ कहने का मतलब होता है कि हमारे माइंड का और मसल का कनेक्शन इस्टेब्लिश करना ताकि हम कोई एक्सरसाइज, कोई टास्क अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकें। वैसे ये जो माइंड एंड मसल कनेक्शन होता है, माइंड एंड बॉडी कनेक्शन होता है, इसके बारे में आप हमेशा सुनते आए होंगे। यहाँ पर क्या होता है, जो आपकी बॉडी की मोटर एबिलिटीज़ होती हैं जैसे कि हो गया स्ट्रेंथ, हो गया एंड्योरेंस, हो गया पावर, हो गया स्पीड, हो गया एजिलिटी, हो गया
तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये एक मोटर एबिलिटीज़ होती है हमारी बॉडी की, जिसके इस्तेमाल से हम क्या करते हैं, किसी टास्क में परफेक्ट होते हैं, उसको बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो जितनी आप प्रैक्टिस करते हैं इन चीज़ों की, उतना आप में परफेक्शन आता जाता है। फॉर एग्जांपल आप एक एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर रहे हैं 6 महीने से, तो आप उसमें परफेक्ट होते चले जाते हैं, और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना उस एक्सरसाइज को आप परफॉर्म करेंगे सही तरीके से, उतनी ही आपकी बॉडी की मोटर एबिलिटीज़ और डेवलप होती जाती हैं, जिसकी मदद से आप किसी एक्सरसाइज को, किसी टास्क को परफेक्टली परफॉर्म कर पाते हैं। चलिए इसको एक एग्जांपल की मदद समझते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए डेडलिफ्ट एक्सरसाइज अपने रूटीन में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जनरल फेज में आप क्या करेंगे, जो डेडलिफ्ट का सही तरीका होता है, सही फॉर्म होता है, सही टेक्निक होती है, सही एग्जीक्यूशन होता है, जो प्रोबेबल मिस्टेक्स होती हैं, इन सब के बारे में सीखेंगे और लाइट वेट से उस डेडलिफ्ट को परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जनरल फेज में इसी तरह की चीज़ें सिखाई जाती हैं। और यहाँ पर जब बात आती है कितना टाइम आपको स्पेंड करना है, डिवोट करना है इस जनरल फेज में, तो ये डिपेंड करता है कि आपने जो पीरियोडाइजेशन में अपनी मैक्रो साइकिल, मेसो साइकिल और माइक्रो साइकिल प्लान की थी, उसमें कितना ड्यूरेशन रखा। फॉर एग्जांपल हमने जो सीखा था कि हम अभी 12 हफ्ते लेके चल रहे हैं, 12 वीक्स है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमारे पास 12 वीक्स है अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए, तो हम जनरल फेज में 2 वीक्स देंगे, ठीक है, 2 हफ्ते यहाँ पर लगाएंगे। और वहीं अगर आपका मैक्रो साइकिल 3 महीने की जगह 6 महीने का है, तो यहाँ पर भी आप जो जनरल फेज है उसको भी डबल कर देंगे, यहाँ पर 2 वीक्स की जगह 4 वीक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम प्लान को एडजस्ट करते हैं। अब आता है हमारी प्रिपरेटरी फेज का दूसरा फेज, जो कि है स्पेसिफिक फेज। तो यहाँ पर स्पेसिफिक फेज में क्या होता है, यहाँ पर आपकी जो ट्रेनिंग की इंटेंसिटी है वह इंक्रीज होती है, ट्रेनिंग का जो वॉल्यूम है वह इंक्रीज होता है। यहाँ पर खास तौर से क्या होता है, जो आपका क्लाइंट है उसको अपने कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकालना पड़ता है। मतलब जितना वो वेट उठा रहा था जनरल फेज में कंफर्टेबली, आराम से, वहाँ पर आपको चैलेंज करना पड़ता है, यहाँ पर आपको वेट ऐड करना पड़ता है, रेपिटेशंस बढ़ाने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल हम डेडलिफ्ट परफॉर्म कर रहे थे, सीख रहे थे, सिर्फ स्ट्रेट रॉड से डेडलिफ्ट परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो स्ट्रेट रॉड कितनी होती है, 20 kg की बस होती है। तो 20 kg से आप यहाँ परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन जब आप स्पेसिफिक फेज में आते हैं तो यहाँ पर आप प्लेट्स लगाते हैं, आप 10-10 किलो ऐड किया, आपने 20-20 किलो ऐड किया, तो इस तरह से इंटेंसिटी बढ़ी। फिर यहाँ पर आप रेपिटेशन रेंज बढ़ाते हैं। खास तौर से अगर यहाँ पर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग परफॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको कोशिश करना है जितना भी आप वेट उठा रहे हैं इस स्पेसिफिक फेज में किसी भी एक्सरसाइज के दौरान, तो उसके हर सेट में आपको कोशिश करना है कि 6 to 8 रेपिटेशंस तो होने ही चाहिए उस सेट के दौरान, ठीक है। तो हर एक्सरसाइज में जो सेट्स हैं उनके जो रेपिटेशन है वो 6 से 8 रैप हो, और जो वेट है वो इंक्रीज करना है आपको, जो वॉल्यूम है इंक्रीज करना है, इंटेंसिटी इंक्रीज करना है, ठीक है। और अब बात आती है कि कितना टाइम, कितना ड्यूरेशन आपको स्पेंड करना है इस स्पेसिफिक फेज में। तो यहाँ पर भी हमको सेम उसी तरह से चलना है। जो पीरियोडाइजेशन में हमने मैक्रो साइकिल, मेसो साइकिल और माइक्रो साइकिल देखी थी, उसका ड्यूरेशन क्या है। तो हमने क्या देखा था कि हमने 3 महीने पिक किए हैं, मतलब हमारे पास 12 वीक्स हैं, ठीक है। 12 वीक्स में हमने 2 वीक्स इसको दे दिए जनरल फेज को, तो यहाँ भी स्पेसिफिक फेज में भी हमको 2 हफ्ते तो देने ही पड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी आपको 2 वीक्स देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा प्रिपरेटरी फेज पीरियोडाइजेशन कंप्लीट हुआ। अगर हमारे पास 12 हफ्ते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को परफॉर्म करने के लिए, तो हमारा 4 हफ्ता जो शुरू का है प्रिपरेटरी फेज का है, उसमें 2 फेजेस होंगे, जनरल फेज जिसमें आपको 2 हफ्ते देने हैं, और स्पेसिफिक फेज वहाँ पर भी आपको 2 हफ्ते देने हैं, ठीक है। अब आते हैं हमारे पीरियोडाइजेशन के सेकेंड फेज, जो कि है एडवांस्ड फेज। इस एडवांस्ड फेज को कॉम्पिटिटिव फेज भी बोलते हैं, तो इसके नाम से आप कंफ्यूज मत होइएगा। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये एडवांस्ड फेज है, तो यहाँ पर आपको हैवी लिफ्टिंग परफॉर्म करनी है, इंटेंस ट्रेनिंग परफॉर्म करनी है, ठीक है। अपने कंफर्ट जोन से आपको बाहर ही निकलना है, ठीक है। यहाँ पर आपको सॉलिड ट्रेनिंग देखने को मिलेगी, सॉलिड ट्रेनिंग करने को मिलेगी, सॉलिड ट्रेनिंग आप अपने क्लाइंट से करवाते हैं। तो यहाँ पर भी 2 फेज होते हैं, जिसमें से पहला है मैक्स फेज। जैसे कि आप देख रहे हैं मैक्स फेज, मैक्स फेज मतलब मैक्सिमम वेट आप कितना लिफ्ट कर सकते हैं, तो वहां पर ये आपको ट्रेनिंग परफॉर्म करनी। फॉर एग्जांपल हमारे स्पेसिफिक फेज में आप डेडलिफ्ट परफॉर्म कर रहे थे 100 kg से, ठीक है। 100 kg से आप 8 रेपिटेशंस निकाल पा रहे थे यहाँ स्पेसिफिक फेज में। तो जब आप इस एडवांस फेज के मैक्सिमम फेज में आते हैं, तो यहाँ पर आप कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा वेट आप लिफ्ट कर सकें। फॉर एग्जांपल अगर ये 100 kg का 8 रेपिटेशन निकाल पा रहा है, तो ये बंदा कम से कम 150 kgs का 1 से 2 रेपिटेशन तो निकाल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोशिश करते हैं कि कितना मैक्सिमम तक वो जा सकता है, और उसी
ट्रेनिंग को परफॉर्म करवाते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, 150 तक पहुँचने के लिए इवेंचुअली वेट को इंक्रीज करते हैं। फॉर एग्जांपल 100 kgs का 8 रेपिटेशन ये यहाँ पर उठा रहा था, तो यहाँ पर मैक्स फेज में क्या करेंगे, 120 के कितने रेपिटेशन निकाल पा रहा है, फिर उसके बाद 130 कितने रेपिटेशन निकाल पा रहा है, 140 कितने रेपिटेशन निकाल पा रहा है, 150 के कितने रेपिटेशन निकाल पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें नोट डाउन करते हैं और ग्रेजुअली इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं कि यह यहाँ तक पहुँच जाए, 150 के आसपास तक पहुँच जाए। और अगर ये 150 के 2 रैप बड़े कंफर्टेबली मार पा रहा है, सही फॉर्म सही टेक्निक से मार रहा है, तो कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा और बढ़ा ले, 155 कर लीजिए, 160 कर लीजिए, कि यहाँ पर 1 रैप मैक्स तक अपने वो पहुँच जाए। ठीक है। और यहाँ पर जो एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है वह यह है कि जो वेट वो लिफ्ट कर रहा है, यहाँ पर जो रेपिटेशंस वो लगा रहा है, वह सही फॉर्म सही टेक्निक के साथ लगा रहा है कि नहीं। ठीक है, आपको यहाँ पर चांस बिल्कुल नहीं लेना। अगर फॉर्म गलत है तो कोशिश करिए ज़्यादा रेपिटेशन कम वेट में निकलवाने की, ताकि आप यहाँ पर जो आपके फॉर्म है, जो टेक्निक है, उसको परफेक्ट कर सके। और जब आपका फॉर्म टेक्निक और एग्जीक्यूशन सही होता है तो जो आपका 1 रैप मैक्स निकल के आता है वह परफेक्ट होता है और वहाँ पर कोई भी इंजरी होने के चांसेस नहीं होते हैं। और अब बात करते हैं ड्यूरेशन की, कि कितना टाइम आपको स्पेंड करना है इस मैक्सिमम फेज में। तो यहाँ पर आपको, अगर आपका जो मैक्रो साइकिल है 3 महीने का है, मतलब 12 हफ्ते का है अगर, तो यहाँ पर आपको मैक्स फेज में अपने 3 हफ्ते देने हैं, 3 वीक्स। ठीक है। और वहीं अगर आपके पास जो मैक्रो साइकिल है ज़्यादा बड़ा है, 6 महीने का है, तो यहाँ डबल हो जाएगा, 12 महीने का तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ट्रेनिंग परफॉर्म करनी है। अब बात आती है एडवांस्ड फेज के कन्वर्जन फेज में। कन्वर्जन फेज क्या होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो अपने स्ट्रेंथ गेन की अपनी बॉडी को, उसको आप 2 चीज़ों में कन्वर्ट करते हैं। पहली होती है पावर और दूसरी होती है एंड्योरेंस। ठीक है। और यहाँ पर ये पावर क्या होता है आप अच्छी तरह से जानते हैं। पावर कहने का मतलब एक तरह का एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, जो आपने यहाँ पर स्ट्रेंथ गेन की मैक्सिमम फेज में, तो उसको आप कितना यहाँ पर और बढ़ा सकते हैं एक अच्छी स्पीड के साथ, तो उसी को हम बोलेंगे पावर। ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप 160 kg का 1 रैप मैक्स निकाल पा रहे थे। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप जब कन्वर्जन फेज में आएंगे तो उसको एक एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ में आप कन्वर्ट करते हैं, कि अगर 160 आप मार पा रहे हैं तो थोड़ा सा और बढ़ाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा स्पीड आप इंक्लूड कर देते हैं उस स्ट्रेंथ के साथ, जिसके कारण कि जो आपकी पावर थोड़ी सी इंप्रूव होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप एडवांस्ड फेज के मैक्सिमम फेज में 160 kg का डेडलिफ्ट मार पा रहे थे 1 रैप मैक्स। ठीक है। और इसको मारने में आपको 5 सेकंड लग रहा था। 5 सेकंड मतलब स्टार्ट पॉइंट से उठाया, एंड पॉइंट तक गए और फिर वापस आके स्टार्ट पॉइंट पे आए, तो ये 1 रैप मैक्स आपको मारने में 5 सेकंड लगा। तो यहाँ पर जब पावर फेज में आते हैं तो क्या करते हैं, ये जो वेट है उसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं और ये जो टाइम लग रहा है उसको थोड़ा सा कम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपने वेट बढ़ाया 10 किलो और कोशिश करें कि थोड़ा सा जल्दी मारें, तो 5 सेकंड की जगह आपने 4 सेकंड लिया इसको 1 रैप कंप्लीट करने में। तो यहाँ पर क्या हुई, बॉडी में एक एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ डेवलप होती है। ठीक है। इस पावर का मतलब होता है स्ट्रेंथ इनटू स्पीड। तो यहाँ पर पावर आपने बढ़ाई अपनी बॉडी की, तो यहाँ पर जो आपने अपनी मैक्सिमम फेज में मैक्सिमम स्ट्रेंथ 1 रैप मैक्स निकाला था, उसको कन्वर्जन फेज में क्या करते हैं, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, ताकि आपके बॉडी में एक एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ आ सके, जिसको हम बोलते हैं पावर। तो यहाँ पर वेट थोड़ा सा बढ़ाते हैं और जो टाइम लग रहा है उसको थोड़ा सा कम करते हैं, स्पीड यहाँ पर इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है। तो यही कहलाता है एक तरह का कन्वर्जन, मतलब जो आपने मैक्सिमम स्ट्रेंथ आपने इस मैक्स फेज में अपने एडवांस फेज के अंदर गेन की, उसको आप कन्वर्जन फेज में अपनी स्ट्रेंथ को एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पावर। वही अब यहाँ पर हमारे एडवांस्ड फेज के कन्वर्जन फेज में जो दूसरी चीज़ आती है वह होती है एंड्योरेंस। एंड्योरेंस कहने का मतलब होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ रेपिटेशन योर बॉडी कैन सस्टेन। यहाँ पर हम मस्कुलर एंड्योरेंस की बात कर रहे हैं, तो कितने रेपिटेशंस आप लगा सकते हैं। तो यहाँ क्या होता है, जो मैक्सिमम फेज में आपने स्ट्रेंथ गेन की, फॉर एग्जांपल आपने डेडलिफ्ट 160 kg का 1 रैप मैक्स अपना मारा। ठीक है, ये आपकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ हुई। ठीक है, इस मैक्सिमम फेज की। अब इसको जब आपको कन्वर्जन फेज में लेके जाना है और इसमें भी एंड्योरेंस में लेके जाना है, तो क्या करते हैं कि 160 kg का कितना रेपिटेशंस आप मार सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर 1 रैप मैक्स आपका इस मैक्सिमम फेज में 160 kg का 1 रैप था। ठीक है, 1 रैप डेडलिफ्ट आप मार पा रहे थे 160 kg वेट से। तो यहाँ पर जब आप एंड्योरेंस पे आते हैं कन्वर्जन फेज में, तो कोशिश करते हैं कि 160 kg
वेट से ही आप कितने ज़्यादा रेपिटेशंस निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको वेट नहीं बढ़ाना, लेकिन आपको रेपिटेशंस बढ़ाना है। तो जितने ज़्यादा रेपिटेशंस आप बढ़ाएंगे इस वेट से, सेम वेट से जो आपका 1 रेप मैक्स था उसी वेट से, तो वही कहलाती है एक मस्कुलर एंड्योरेंस इस कन्वर्जन फेज में। मतलब जो आपकी स्ट्रेंथ थी उसको आपने यहाँ पर एंड्योरेंस, अपनी मस्कुलर एंड्योरेंस में कन्वर्ट कर दी इस कन्वर्जन फेज में। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने माइंड में हमेशा एक चीज़ क्लियर रखिए कि मैक्सिमम फेज में जो आपने स्ट्रेंथ गेन की है उसको कन्वर्जन फेज में हम चाहे तो पावर में कन्वर्ट करते हैं, चाहे तो उसको मस्कुलर एंड्योरेंस में कन्वर्ट करते हैं। पावर में कन्वर्ट करने के लिए हमको वेट इंक्रीज करना पड़ता है और जो स्पीड है उसको बढ़ाना पड़ता है, और वहीं जो एंड्योरेंस है उस पर वेट सेम रखना पड़ता है और जो रेपिटेशंस है वो बढ़ाने पड़ते हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारे पीरियोडाइजेशन के तीसरे फेज में जो है ट्रांजिशन फेज। ट्रांजिशन फेज को एक मेंटेनेंस फेज भी बोलते हैं। ये एक तरह की रिलैक्स ट्रेनिंग होती है। यहाँ पर आपकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा लोड नहीं डाला जाता है। यहाँ पर सिर्फ आपकी बॉडी के स्ट्रेंथ पावर को मेंटेन करने के लिए ही ट्रेनिंग परफॉर्म की जाती है। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, जो आपका 1 रेप मैक्स है उसका 50% ही वेट यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपने डेडलिफ्ट मारा था 160 kg का 1 रेप मैक्स, ये आपकी मैक्स स्ट्रेंथ थी। तो यहाँ पर क्या करते हैं, मेंटेनेंस फेज में 50% वेट कम कर देते हैं। तो यहाँ पर जो आप ट्रेनिंग परफॉर्म करते हैं, जो भी आप वेट यहाँ पर यूज़ कर रहे थे उसका आधा कर देते हैं, 50% कर देते हैं और उसी से ट्रेनिंग परफॉर्म करते हैं, ताकि आपने जो स्ट्रेंथ पावर एंड्योरेंस गेन की है वो मेंटेन रहे और आपकी बॉडी में स्ट्रेस भी ना आए बहुत। ठीक है, मेनली ये ट्रांजिशन फेज इसलिए किया जाता है कि आपकी बॉडी पे जो बहुत लोड आ गया है, जो बहुत स्ट्रेस आ गया, उससे बॉडी आपकी रिलैक्स हो सके, तनाव मुक्त हो सके और आपके जो एक इंटेंस ट्रेनिंग से आप गुजरे हुए हैं उससे आप थोड़ा सा रिलैक्स हो सकें। ठीक है, तो मेंटेनेंस फेज में यहाँ पर 50% वेट ही यूज़ किया जाता है। और यहीं पे बात किया जाए कि कितना ड्यूरेशन, कितना टाइम स्पेंड करना है आपको इस मेंटेनेंस फेज में। तो यहाँ पर अगर आपका जो मैक्रो साइकिल है 3 महीने का है, मतलब अगर 12 हफ्तों का है, तो यहाँ पर आपको 1 वीक का मेंटेनेंस फेज रखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 वीक्स का ये का मेंटेनेंस फेज होता है। ठीक है, अब आता है हमारे पीरियोडाइजेशन का 4th फेज जो कि है ऑफ सीजन। ऑफ सीजन कहने का मतलब यहाँ पर आपको रेस्ट लेना है, यहाँ पर आपको कोई भी ट्रेनिंग परफॉर्म नहीं करनी है, यहाँ पर आपको बॉडी को एक कंप्लीट रेस्ट एंड रिकवरी चाहिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी ट्रेनिंग परफॉर्म नहीं करनी है, आपको जिम नहीं जाना है, आपको सिर्फ घर में आराम करना है, अपने खाना खाना है, रिलैक्स रहना है, माइंड को फ्रेश करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑफ सीजन लेना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम इसकी ड्यूरेशन की बात करें तो अगर आपका मैक्रो साइकिल 3 महीने का है, लगभग 12 हफ्तों का है, तो यहाँ पर आपको 1 वीक का मतलब 1 हफ्ते का रेस्ट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या सीखा कि 12 हफ्ते की जो ट्रेनिंग आप परफॉर्म कर रहे हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें 1 हफ्ता आपको कंप्लीट रेस्ट एंड रिकवरी के लिए चाहिए होता है। यहाँ पर आपको कोई भी ट्रेनिंग, कोई भी लिफ्टिंग परफॉर्म नहीं करनी है। ठीक है, तो इस तरह से पीरियोडाइजेशन में फेजेस में अलग अलग ट्रेनिंग परफॉर्म की जाती है। आई होप आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आए तो बार बार ये वीडियो देखिए, समझिए, नोट्स बनाइए, तभी ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में अच्छी तरह से फिट होंगी और आप इसका यूज़ करते हुए अपने क्लाइंट्स का अपना अच्छा वर्कआउट प्लान डिज़ाइन करना सीखेंगे। और इन सबसे रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने आने वाले वीडियोस में धीरे धीरे कवर करेंगे। ठीक है, ताकि आप एक अच्छा बेहतरीन वर्कआउट प्लान डिजाइन करना सीख जाएं। तो अभी तक आपने वीडियो में देखा कि पीरियोडाइजेशन क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, इसके कौन कौन से साइकिल होते हैं, इसके अंदर कौन कौन से फेजेस होते हैं और किस तरह से इसको अप्लाई किया जाता है। अक्सर आपने लोगों को सुना होगा, कंप्लेन करते रहते हैं कि मसल गेन नहीं हो रहा है, स्ट्रेंथ नहीं आ रही है, फैट लॉस नहीं हो रहा है, स्टेमिना बिल्डअप नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए नहीं हो पाती हैं क्योंकि जो उनका वर्कआउट रूटीन होता है उसमें पीरियोडाइजेशन नहीं होता, पीरियोडाइजेशन मिसिंग होता है। उनका जो वर्कआउट रूटीन होता है, जनरली कैसा वर्कआउट रूटीन देखा है आपने, मंडे को चेस्ट मार लेना, ट्यूसडे को बैक मार लेना, वेडनेसडे को शोल्डर मार लेना, तो इस तरह से ही रूटीन होता है। यहाँ पर पीरियोडाइजेशन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही मिसिंग है, इसलिए आपको मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलता। आपकी जितनी मेहनत आपने जिम के अंदर की है उस हिसाब से आपको रिजल्ट नहीं मिलता, और जब आपको रिजल्ट नहीं मिलता तो आप फ्रस्ट्रेट होते हैं, डीमोटिवेट होते हैं। लेकिन जब आप पीरियोडाइजेशन कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं, पीरियोडाइजेशन को इंट्रोड्यूस करते हैं, लगाते हैं अपने वर्कआउट
रूटीन में, तो क्या होता है जो आपको रिजल्ट मिलते हैं वो बड़े ही अमेजिंग होते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जब आप पीरियोडाइजेशन कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं वर्कआउट प्लान डिज़ाइन करने में और वही वर्कआउट रूटीन फॉलो करते हैं, तो जो लोड आता है आपकी बॉडी में, जो स्ट्रेस आता है आपकी बॉडी में उस ट्रेनिंग के दौरान, वो बड़े अच्छे तरीके से बॉडी सह पाती है, मैनेज कर पाती है। यहाँ पर क्या होता है, जो स्ट्रेस आ रहा है बड़े इवनली मैनेज है। क्योंकि यहाँ पर आपने देखा कि एक प्रिपरेशन होती है पहले, फिर उसके बाद हैवी लिफ्टिंग होती है, फिर उसके बाद कन्वर्जन्स होते हैं, फिर मेंटेनेंस फेज होता है, फिर रेस्ट होता है। तो यहाँ आपकी बॉडी यहाँ पर एक नॉर्मल स्टेट में रहती है, फिर पीक स्टेट में जाती है, फिर मेंटेनेंस स्टेज में जाती है, फिर कंप्लीटली रेस्ट स्टेज में जाती है। जिसके कारण क्या होता है, जो लोड आ रहा है बॉडी के ऊपर, जो स्ट्रेस आ रहा है आपकी बॉडी के ऊपर, वो अच्छे तरीके से मैनेज होता है। जिसके कारण आपकी बॉडी में इंटरनल डैमेजेस नहीं होते और आपकी जो मसल है वो अच्छी तरह से रिलैक्स होती है, रिकवर होती है और उसके ग्रोथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जिसके कारण आपका जो डिजायर्ड गोल है, जो आप पाना चाहते हैं अपने वर्कआउट ट्रेनिंग से, वो अचीव होता है। और जब आप ये पीरियोडाइजेशन कॉन्सेप्ट नहीं लगाते हैं तो क्या होता है, एक नॉर्मल ट्रेनिंग से जो आप करते चले आए हैं उससे बॉडी आपकी बोर हो चुकी होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप वेट उठा रहे हैं, वेट उठा रहे हैं, वेट उठा रहे हैं, वेट उठा रहे हैं, वेट ही उठाते चले जा रहे हैं। यहाँ पर आपकी बॉडी अच्छे से ना ही पीक पे जा पा रही है, ना ही रिकवर हो पा रही, ना ही मेंटेनेंस फेज में आ रहा है। जिसके कारण जो कन्वर्जन है वह हो नहीं रहा है। जिसके कारण आपकी बॉडी में जितनी स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए, जितना स्टेमिना एंड्योरेंस बढ़ना चाहिए, वो हो नहीं पा रहा है। जिसके कारण आपको डिजायर्ड रिजल्ट जितना आप पहुंचना चाहते हैं, जिस परफॉर्मेंस को आप अचीव करना चाहते हैं, वहां तक आपकी बॉडी पहुंच ही नहीं पाती। हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए एक शॉक चाहिए होता है, ट्रेनिंग में वेरिएशन चाहिए होते हैं, ट्रेनिंग में ट्विस्ट चाहिए होता है, जिसके कारण बॉडी कंफ्यूज जाती है कि अभी करना क्या है। तो उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है, क्या? ग्रो होने का। ठीक है, तो जो आप डिजायर्ड रिजल्ट चाहते हैं वही अचीव करने का उसके पास ऑप्शन बचता है। जब आप बॉडी को इस तरह से वेरिएशन में डालते हैं, शॉक में डालते हैं, कई सारी वैरायटी देते हैं तब। और वहीं अगर आप इसके उल्टा, अगर आप नॉर्मल एक ही तरह की ट्रेनिंग करते चले जा रहे हैं, तो बॉडी भी आपकी बोर हो जाती है। और जब आपकी बॉडी बोर हो जाती है तो वो ग्रोथ करने से भी, बढ़ने से भी मना कर देती है। जो आपका रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट लाने से भी मना कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपनी बॉडी को एक शॉक में रखते हैं, एक वेरिएशंस देते हैं इस पीरियोडाइजेशन कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करके। एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपको मटर पनीर खाना पसंद है। ठीक है, आपने आज मटर पनीर खाया, आपने कल भी मटर पनीर खाया, आपने परसों भी मटर पनीर खाया, उसके बाद भी मटर पनीर खाया, तो धीरे धीरे क्या होगा, आप मटर पनीर से बोर हो जाएंगे। फिर आपको कभी कभार ऐसा भी लगेगा मटर पनीर बिल्कुल देखो भी ना। तो ठीक उसी तरह से हमारी बॉडी के साथ भी होता है। अगर आप एक ही तरह की ट्रेनिंग करते चले जाते हैं तो हमारी बॉडी भी बोर हो जाती है उस तरह से। और जब बोर हो जाती है बॉडी, तो जो ग्रोथ आनी है आपके पास, वो बॉडी हमारी रिजेक्ट कर देती है उसको। ठीक है, इस कारण आपका जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो आपको नहीं मिलता है। तो यहाँ पर भी सेम वेरिएशन देने पड़ते हैं आपको बॉडी में। पीरियोडाइजेशन कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना पड़ता है अपने वर्कआउट रूटीन में और उसको सही से डेडिकेट रूप से फॉलो करना पड़ता है, तभी आपको अच्छे डिजायर्ड रिजल्ट्स मिलते हैं। तो वीडियो में अभी तक आपने जाना कि पीरियोडाइजेशन कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है, सिस्टमैटिक प्लानिंग ऑफ ट्रेनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, अपने डिजायर्ड रिजल्ट तक पहुंचना चाहते हैं। और यहाँ तक फिटनेस इंडस्ट्री में यह भी बोला जाता है कि अगर कोई ट्रेनर है उसको पीरियोडाइजेशन कॉन्सेप्ट नहीं पता है, वो नहीं अप्लाई करता है, तो वह एक इनकम्प्लीट ट्रेनर है। ठीक है, अगर आपके पास पीरियोडाइजेशन का नॉलेज नहीं है तो आप एक इनकम्प्लीट ट्रेनर हो। ठीक है, तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि पीरियोडाइजेशन कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसको ट्रेनिंग में इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, तभी आप एक अच्छे डिजायर्ड रिजल्ट्स अचीव कर पाते हैं। क्योंकि पीरियोडाइजेशन कॉन्सेप्ट बहुत सारे फिटनेस के कॉन्सेप्ट्स को टच करता है, जैसे कि इंटेंसिटी, एंड्योरेंस, मसल पावर, स्पीड, कन्वर्जन, क्वांटिटी, क्वालिटी, वॉल्यूम। सो इन सारी चीज़ें पीरियोडाइजेशन के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाती हैं, जिस कारण आपका जो प्लान है, वर्कआउट रूटीन है, वह A1 क्वालिटी का होता है। तो यह तो अभी तक आपने जाना कि पीरियोडाइजेशन क्या होता है। अब बात करते हैं कि शेड्यूलिंग क्या होता है। तो यहाँ पर जो यह शेड्यूलिंग है, यह वर्ड निकल के आया शेड्यूल से। शेड्यूल कहने का मतलब क्या होता है, एक कार्यक्रम होता है, एक अनुसूची होती है। कहने का मतलब आपको पहले क्या करना है, उसके बाद में क्या करना है, फिर उसके बाद में क्या करना है, फिर उसके बाद में क्या करना है। तो इसी चीज़ को, इसी सूची को हम बोलते हैं शेड्यूलिंग। इसका जो से प्रोनाउंसिएशन होता है वो स्केड्यूल होता है फॉरेन लैंग्वेज में, लेकिन हम इंडियन है तो हम शेड्यूल ही बोलते हैं। शेड्यूल, स्केड्यूल सब एक ही चीज़ है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, वहीं अगर हम शेड्यूलिंग को डिफाइन करें तो ये शेड्यूलिंग होगा, शेड्यूलिंग इज द प्रिस्क्राइब्ड एक्सरसाइज सीक्वेंस। कहने का मतलब आप जिम के अंदर जाकर कौन सी एक्सरसाइज करेंगे और किस क्रम अनुसार करेंगे, उसी को ही हम बोलते हैं शेड्यूलिंग। फॉर एग्जांपल, आपने सुना होगा मंडे को आप जाइए चेस्ट करिए। ठीक है, चेस्ट में पहले बेंच प्रेस लगाइए। ठीक है, बेंच प्रेस के बाद इंक्लाइन प्रेस लगाइए, फिर डिक्लाइन प्रेस लगाइए। तो ये क्या हुआ, एक तरह की लिस्ट हुई। ठीक है, एक तरह का कार्यक्रम हुआ, एक तरह की अनुसूची हुई, एक तरह का रूटीन हुआ, एक तरह का सीक्वेंस हुआ। तो यही कहलाती है शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग में होता
होता यह है कि आप जिम के अंदर जाकर क्या क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने आज जिम स्टार्ट किया, ठीक है, आज हफ्ते का पहला दिन है मंडे, ठीक है, तो मंडे के दिन आप कौन सी मसल को ट्रेन करेंगे, ठीक है, उस मसल को ट्रेन करने में कौन कौन सी एक्सरसाइज आप यूज़ करेंगे, ठीक है, उस एक्सरसाइज का सीक्वेंस क्या होगा कि पहले नंबर पे कौन सी एक्सरसाइज होगी, दूसरे नंबर पे कौन सी एक्सरसाइज होगी, तीसरे नंबर पे कौन सी एक्सरसाइज होगी, तो कितनी सारी एक्सरसाइज होंगी, वो सारी चीज़ों की लिस्ट रहती है। साथ ही साथ क्या होता है, उस एक्सरसाइज में आप कितने सेट्स लगाएंगे, फिर उस सेट्स के दौरान कितने रेपिटेशंस लगाएंगे, और फिर उस रेपिटेशंस का टेम्पो क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें लिखित रूप में एक लिस्ट फॉर्मेट में आपके पास अवेलेबल रहती है, बनाई जाती है, तो इसी को हम बोलते हैं शेड्यूलिंग। फॉर एग्जांपल आप एक हफ्ते में 6 दिन जिम करते हैं, मंडे टू सैटरडे, ठीक है, तो आप जब जिम जाते हैं आप पहले अपना वार्म अप अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद आपको पता है कि आज मंडे है, आज मैं लेग ट्रेन करूंगा, तो लेग मसल ग्रुप की आपको ट्रेनिंग परफॉर्म करनी है। तो वहाँ पर पहली एक्सरसाइज आ गई, मान लीजिए स्क्वाट आ गई, ठीक है, सबसे की फेवरेट ये होती है इसलिए मैंने डाल दिया स्क्वाट, ठीक है। स्क्वाट में एक्सरसाइज का नाम हो गया, इसके आगे आपको मिलेगा सेट्स, कितने सेट्स लगाने हैं स्क्वाट के, तो मान लीजिए यहाँ पर 3 सेट लगाने हैं आपको, ठीक है। हर सेट में कितने रेपिटेशंस मारेंगे, फॉर एग्जांपल आप 15-15 रेपिटेशंस के 3 सेट मारना चाहते हैं। और फिर आगे आएगा टेम्पो। टेम्पो क्या होता है कि आप कितने देर में नीचे जाते हैं, नीचे कितने देर रुकते हैं, फिर ऊपर कितने देर में आते हैं और ऊपर कितने देर रुकते हैं, ठीक है। तो यह होता है टेम्पो कि किस स्पीड से आप अपने वेट को नीचे लाते हैं, ऊपर उठाते हैं, तो इसको ही हम बोलते हैं टेम्पो, ठीक है। यहाँ पर मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है टेम्पो क्या होता है। तो इस तरह का टेम्पो का वेरिएशन लिखा होता है कि 3-2-2-1, 1-2-2-1, इस तरह का टेम्पो लिखा जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लाइन से लिखी रहेगी। फिर उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 2 आती है। फॉर एग्जाम्पल आप लेग प्रेस मारते हैं, तो लेग प्रेस आएगा, उसके आगे सेट्स लिखा रहेगा कि आप 3 सेट मारे, फिर उसी तरह उसके हर सेट में कितने रेपिटेशंस निकालने हैं वो लिखा रहेगा, फिर उसके आगे लिखा रहेगा टेम्पो। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो वेट होता है कि कितना वेट आप उठाएं, यह डिपेंड करता है आपका जो क्लाइंट है वह कितनी उसकी क्षमता है, कितनी उसकी ताकत है। यहाँ पर आप नहीं बता सकते कि आपको इतना वेट उठाना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप किसी को ट्रेन कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि आज ये 20 मारा है तो यह 25 जा सकता है, तो वो डिपेंड करता है, अलग चीज़ है। लेकिन आपको कभी जो अपना शेड्यूल होता है वहाँ पर वेट नहीं लिखना कि इतना वेट मारना है आपको जाके, ठीक है। यह क्लाइंट की चॉइस होती है कि वो कितना वेट मारेगा, ठीक है। और अगर आप उसको जानते हैं और आप उसकी ट्रेनिंग परफॉर्म करवा रहे हैं रेगुलर रूप से, तभी आपको पता होगा और तभी आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं कि आप इतना वेट मारो, ठीक है। रूटीन में आपको नहीं लिख के देना है कि 150 किलो मारो, 200 किलो मारो, ठीक है, ऐसा नहीं होना। फिर इसी तरह से सीक्वेंसिंग होती है हर चीज़ की कि आप ये एक्सरसाइज करेंगे, उसके सेट्स कितने, उसके रेप्स कितने, उसका टेम्पो क्या। तो ये लाइन से जो पूरा शेड्यूल बनता है एक कार्ड में या एक पेपर में आप बना के देते हैं अपने क्लाइंट को, तो इसी को हम बोलते हैं शेड्यूलिंग। नॉर्मल भाषा में हम इसको एक वर्कआउट रूटीन बोल देते हैं। और यहाँ पर जब आप अपना आज के दिन का पूरा वर्कआउट रूटीन खत्म करते हैं, उसके बाद आपको स्ट्रेचिंग परफॉर्म करनी होती है जिस मसल को आपने ट्रेन किया, ठीक है। यहाँ पर मेन एक्टिव और पैसिव स्ट्रेचिंग परफॉर्म करते हैं हम वर्कआउट खत्म करने के बाद, ठीक है। और ये सब के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं अपने पुराने चैप्टर्स में, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो मेक श्योर आप वो पुराने वीडियोस देखते रहिए, तभी आपको हर चीज़ जो स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट वीडियो आने वाले हैं वो आपको अच्छी तरह से क्लियर होंगे। वैसे जनरली आप लोग को पता होगा कि ये वर्कआउट शेड्यूल क्या होता है, रूटीन क्या होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये वर्कआउट रूटीन जो शेड्यूल है वो बनाना कैसे है। फॉर एग्जाम्पल मंडे को हम कौन सी मसल ट्रेन करें और क्यों ट्रेन करें, ट्यूसडे को हम कौन सी मसल ट्रेन करें और क्यों ट्रेन करें। मेनली यहाँ पर आपको आगे आने वाले वीडियोस में हर चीज़ डिटेल में बताई जाएगी कि आपको कौन सी मसल को पहले ट्रेन करना है, कौन सी मसल को बाद में ट्रेन करना है, किन मसल को कंबाइन करके ट्रेन करना है, किस मसल का क्या रूटीन रहेगा, कौन सी मसल ग्रुप के लिए बेस्ट एक्सरसाइजेस कौन सी रहेंगी, उन एक्सरसाइज का सीक्वेंस क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, सही सेट्स कितने होने चाहिए, सही रेपिटेशंस कितने होने चाहिए। फॉर एग्जांपल फैट लॉस के लिए कितने रेपिटेशंस रखने हैं, स्ट्रेंथ के लिए कितने रेपिटेशंस रखने हैं, हाइपरट्रॉफी मसल गेन के लिए कितने रेपिटेशंस रखने हैं। तो ये चीज़ों के बारे में हर चीज़ सीक्वेंस इन डिटेल में आपको बताई जाएगी कि वर्कआउट रूटीन प्लान शेड्यूल कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो उन वीडियोस का आप इंतजार करिए। और खास तौर से जो वर्कआउट स्प्लिट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल सिंगल मसल ट्रेन करें कि डबल मसल ट्रेन करें कि अपर बॉडी लोअर बॉडी ट्रेन करें कि क्लासिक ट्रिपल स्प्लिट ट्रेन करें कि हम एग्निस एंटागनिस ट्रेन करें, तो किस तरह से सारी चीज़ें प्लान की जाती हैं, पूरा शेड्यूल डिज़ाइन किया जाता है, इन सब के बारे में हर चीज़ A to Z डिटेल में आपको बताई जाएगी। मेक श्योर आप अगले आने वाले वीडियोज़ का इंतजार करिए। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हिट द बेल आइकन, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलती रहेंगी। और ख़ास तौर से जो हमारा अभी तक का फ्री फिटनेस कोर्स का जो ये पूरा वीडियो का प्लेलिस्ट है, जिसमें अभी तक
230 वीडियोस बन चुके हैं। ये 231वां वीडियो है हमारे फिटनेस कोर्स का। तो यहाँ पर जो पूरी A to Z लिस्ट है वो PDF के फॉर्म में अवेलेबल करा दी है। आप नीचे लिंक में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। मेनली इस PDF में क्या है, हमारा जो पूरा फिटनेस कोर्स है उसमें जो 230 वीडियो हैं उन सब वीडियो के टाइटल मिलेंगे, सीक्वेंस नंबर मिलेगा और नीचे उस वीडियो का लिंक मिलेगा। आप उस लिंक को क्लिक करके डायरेक्टली वीडियो तक पहुंच सकते हैं। आपको हमारे चैनल में जाकर वीडियो ढूंढने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। आपको हर चीज़ एक PDF में मिल जाएगी एक क्लिक के थ्रू। अगर आपके पास ये PDF है तो जो टाइम आपका बर्बाद होता है वीडियोज़ को ढूंढने में वो बच जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर वीडियो पर लाइक कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट करने से आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन मेरा हौसला बहुत बढ़ जाता है कि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन मैं आप तक हमेशा पहुंचाता रहूं। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे फिट। बाय। जय हिंद।